हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? दोस्तों मैं बताने के बाद दोस्तों, अगर आपके पास में स्क्रैप पड़ा है ना कॉलकम का खासतौर पे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको कॉलकम के स्क्रैप बोर्ड को कैसे ऑन करना है वो टेक्निक बताऊंगा, जिसमें मैं आपको डेड वोल्टेज, बेसिकली कुछ बूट सुकेंस वोल्टेज के साथ पोर्ट बनाना, या फिर हम बात करें इमएमसी चेंज करना, या हम प्रोग्रामिंग की बात करें, या फ्लैश सिस्टम पोर्ट की बात करें, सब कुछ एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। और कुछ पड़े हुए स्क्रैप को भी हम चालू करेंगे, या जो चालू स्क्रैप है उसका हम यूज करेंगे। कुछ भी हो सकता है इस वीडियो में। मैंने एक अब ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी नॉलेजफुल होगा, और आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सीखने को मिलेगी मुझसे। सबसे पहले देखिए, ये हम कॉलकम के साइड में कर रहे हैं, तो जो भी मैं आज आपको वोल्टेज या बूट सुकेन बताने वाला हूँ वो कॉलकम का बताने वाला हूँ। सेकेंडली, ये केवल उन्हीं सेट में होगा जिनकी इमएमसी चेंज हो सकती है। अगर आपके कॉलकम के सेट की इमएमसी चेंज नहीं होती है तो ये उस पर नहीं होगा। यूएफएस वाले सेट में नहीं होगा, केवल इमएमसी वाले सेट में होगा, या इमएमसीपी वाले सेट में होगा। दिमाग में लेकर बैठिएगा। और इसके अंदर दो पावर लगी है, हम दोनों पावर का थोड़ा बूट सुकेन्स भी जानेंगे। ये वीडियो काफी मजेदार रहने वाला है, और इस वीडियो से आप वाकई में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आइए चले शुरू करते हैं। और मेरे लिए भी एक्साइटिंग है, कुछ नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास में बहुत ढेर सारे यहाँ पे कॉलकम के विदाउट एमएमसी वाले बोर्ड हैं। ठीक है, पर मैंने कुछ ऐसे बोर्डों को लिया है जो बेसिकली सारी आईसियां बाकी जिसमें सब लगी है, सिर्फ एमएमसी नहीं लगी है। ऐसे बोर्डों को नहीं लिया जो बैंड है या जिसमें बहुत सारी आईसियां नहीं लगी। देखिए इसमें एक वाटर डैमेज, ये देखिए ये वाटर डैमेज के निशान है। तो हम जनरली इतने बोर्ड में हम सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। अगर हमें बेसिक वोल्टेज मिल जाते हैं और बेसिक वोल्टेज अगर हमें मिल गए तो हम इसके अंदर पोर्ट बनाएंगे। अगर हमारा पोर्ट बन जाता है सक्सेसफुली तो हम इसकी कन्वर्टेबल इमएमसी लगाकर इस सेट को चालू करेंगे और देखते हैं कि क्या हमारा ये जो स्क्रैप खरीदते हैं हम 50-50 रुपए का, क्या हम उसको चालू कर सकते हैं कि नहीं। तो हाल में मैंने जो स्क्रैप बोर्ड खरीदे उसमें बहुत सारे मेरे को मिले हैं। अब उसमें से मैंने कुछ इकट्ठे कर लिए, मेरे पास उसके लिए एक फोल्डर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा फोन है, इसमें दो पावर आईसी लगी है, एक मेन पावर आईसी है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर एक मेन पावर आईसी और यहाँ पर आपकी कोर पावर आईसी है। देखिए इसके अंदर सब पावर आईसी नहीं होती है, इसके अंदर चार्जिंग आईसी दो होती है, एक मेन चार्जिंग आईसी और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्बो चार्जिंग आईसी, एसएमबी यहाँ पे यूज की जाती है। ये कॉलकम का काफी अच्छा बोर्ड है और इससे सीखने को काफी अच्छा मिल सकता है। वीवो, ओप्पो और रियलमी बहुत सारे इसमें, इवन पोको S2, पोको S3 प्रो में भी आपको PML के सर्किट आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरली अगर आपको ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको फोन डेड रिपेयर करने में काफी आसानी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन बोर्डों की कंडीशन देखते हैं कि किस बोर्ड की कंडीशन सबसे अच्छी है और हम उस बोर्ड से उसको शुरू कर सकते हैं। और हम धीरे धीरे एक एक बोर्ड निकाल के लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सबसे पहले हमें कौन सा वोल्टेज हमें चेक करना है तो मैं आपको उसकी लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूं यहाँ पर। तो ये VREG L3 है, तो अब इसके हिसाब से तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, हमें हमारा ही कुछ चाहिए। तो चलिए मैं आपके साथ अपना कुछ थोड़ा सा नॉलेज शेयर करूंगा बूट सुकेन्स का, और ये नॉलेज आपको काम देगा। दोस्तों मेरा ये मानना है कि मैं आपको शॉर्टकट तरीके में ज्यादा अच्छी चीज पढ़ाऊं, ना कि एक एक वोल्टेज करके आपको कुछ 26-50 आपको वो वैल्यू पकड़ा दूं और ले दे के आपको समझ में कुछ ना आए। तो मैंने छोटे सा एक PDF आपके लिए बनाया है, मैं आपके साथ उसको शेयर करना चाहता हूं। ये देखिए, तो अगर आपके पास कॉलकम का सेट है खास तौर पे PML, तो सबसे पहले हम ये वाले वोल्टेज चेक करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहला वोल्टेज BPH, फिर हम बूट, VREG बॉब, फॉल्ट एंड, फिर PM के अंदर कुछ पर्टिकुलर बक, PML के पर्टिकुलर बक, रैम LDO, EDL और PS होल्ड। अगर हमें ये मिल जाते हैं तो हम हमारे हिसाब से हमारा जो बोर्ड का बूट सिक्वेंस है वो ओके होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है, इसमें बहुत सारे वोल्टेज ऐसे भी हैं जो एक सीरीज में चलते हैं और सिक्वेंस में आते हैं। मैंने अपना खुद का सिक्वेंस बनाया है। मैं बेसिकली दूसरों के कॉपी कैट सिक्वेंस में काम नहीं करता हूं जो एक दुनिया में चल रहा है। मुझे लगता है कि हमें हमारे नजरिए से बोर्ड को देखना है और बनाने हैं, और इसी चीज को एक सही एक्सपीरियंस कहते हैं और सही तरीका है। क्योंकि हम जो कॉपी कैट सिक्वेंस की बात करेंगे तो हमें एक स्कीमेटिक चाहिए, एक एक कॉपी पेस्ट करने के लिए हमें डायग्राम चाहिए, जो कि हमें मिलता नहीं है। तो आइए लेके चलते हैं आपको, और इसके साथ बोर्ड बनाने के देखते हैं कि क्या हम इसमें बोर्ड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए मैं आपको सबसे पहले माइक्रोस्कोप में लेके चलता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर एक पीसीबी लिया है और यहाँ पे इसकी कंडीशन ठीक ठाक ही लग रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायोड पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पेस्ट दिखाई दे रहा होगा। बाकी इसकी बाकी ओवरऑल कंडीशन मेरे को ठीक ही लग रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये पेस्टेड है, यहाँ पर थोड़ा कचरा आप कह सकते हैं। और तो हमें कुछ नहीं करना है। हम सबसे पहले यहाँ पर अपना इस पीसीबी को बोर्ड में लगाएंगे और अपने वोल्टेज चेक करेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे वोल्टेज है जो इसमें नहीं डाले हैं, जो मैं क्लासेस में देखता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पर भी नहीं रख सकता हूँ। इसलिए मैंने कुछ वोल्टेज को हिडन रखा है, कुछ वोल्टेज को मैंने यहाँ पर दिखाया है। नहीं तो अगर मैं क्लासेस में रखूँ तो मैं शुरुआत ही बी बस से करूंगा, मैं शुरुआत ही अलग अलग ऐसे वोल्टेज से करूंगा, पावर की भी डालूंगा, बहुत सारी चीज भी डालूंगा। पर आप अगर इसको सही तरीके से लेंगे तो ये एक शॉर्टकट तरीका है जिसमें से आपको ये डायरेक्ट काम करने में आसानी होगी। तो देखिए, हमने यहाँ पर है ना बैटरी भी हम लगा देते हैं। ठीक है, चलिए डन। तो सबसे पहले हम कौन सा वोल्टेज, सही, तो हम यहाँ पे सबसे पहले चार्जर का यूज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम कौन सा वोल्टेज यूज करें, तो आइए, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे बीपीएच 3.6। और बीपीएच हम यहाँ पे कहाँ पे चेक करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएच यहाँ पर इन कैपेसिटरों में आपको देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले बीपीएच इन कैपेसिटर में चेक करेंगे। चलिए, बीपीएच चेक करने के टाइम आपको बैटरी निकाल देनी है, क्योंकि आपको केवल चार्जिंग की स्विचिंग के साथ बीपीएच चेक करना है। और यहां पर मैं मल्टीमीटर को वोल्टेज में सेट करूंगा। देखिए 3.1 3.2 स्टेबल बीपीएच है। इसका मतलब है कि हमारा पहला वोल्टेज इस फोन में ओके है। तो दोस्तों मैं आपको यह भी बताते हुए चलूं, अगर मान लेते हैं इस फोन का बीपीएच नहीं बन रहा होता तो हम इसकी चार्जिंग आईसी पे काम करते और चार्जिंग सेक्शन को ओपन करते, जिसके लिए हम बी बस, बूट और बहुत सारी चीजें हम चेक कर सकते थे। बट अब हम चलते हैं दूसरे किसी सेक्शन में। अब दूसरा वोल्टेज हम बीपीएच के बाद बूट चेक करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या चार्जिंग अपना पूरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आइए, बूट को देखने के लिए हमें चार्जिंग सेक्शन देखना पड़ेगा। तो बूट चेक करने के लिए हम हमारे बिटमैप पे जाएंगे। और बिटमैप में हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको जो आपका चार्जिंग कॉइल है, देखिए यहाँ पे हमारा चार्जिंग कॉइल ये है, ये भी आप चार्जिंग सेक्शन से देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका चार्जिंग सेक्शन ओपन करूं तो मुझे इसका चार्जिंग कॉइल देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये कॉइल है जिस कॉइल से आपका जनरली बीपीएच जनरेट होता है। ये देखिए, क्योंकि इसकी एक ओर तो स्विचिंग होती है, दूसरी ओर से बीपीएस होता है। कॉइल से बीपीएस बेसिकली कनेक्टेड होता है। स्विचिंग तो आपका यहाँ पर स्विच जो बीपीएस बन रहा है वो स्विचिंग से हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस कॉइल पर टच करेंगे बिटमैप में। ऐसा ही हमें हर फोन में करना है अगर हमारे पास बूट कैप्स आता है हमारी चार्जिंग सेक्शन में। तो देखिए हमारा कॉइल है। अब ये कॉइल तो एक और स्विचिंग हो गया और दूसरी ओर देखिए बीपीएच हो गया। अब हमें ये करना है कि हमें हमारे स्विचिंग वाले पर टच करना है और देखना है कौन सा कंपोनेंट है कि जो सीरीज कनेक्शन बना रहा है। छोटा सा कंपोनेंट है कि ये है एक सी, तो ये हमारा एक बूट कैप्स हो सकता है, जिसमें ये तो हमारा बीपीएच है। तो यहां पर हमें चेक करना है 8 वोल्ट, लगभग 6 से ऊपर 8 वोल्ट जो हमें चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। बूट चेक करने से पहले हमारी बैटरी निकली हुई है, क्योंकि बूट चेक करने के लिए हमें बैटरी भी लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि अभी इसका बीपीएच तो बन रहा है और यहां पे हमें इसका बूट चेक करना है इस कैपेसिटर के इधर, जो कि आप देख सकते हैं 3.2 बन रहा है। अब इस टाइम पे हम एक बार बैटरी को भी लगाएंगे, क्योंकि आईसी को थोड़ा सा इससे लोड मिलेगा और देखेंगे क्या हमारा इससे बूट जनरेट हो रहा है कि नहीं। ये दिमाग में रखना दोस्तों, खास तौर पे बहुत सारे लोग डायरेक्ट आईसी पे काम करते हैं और आईसी सही भी होती है तो भी। ये देखिए, अब हम
बैटरी लगाने के बाद वापस बूट चेक करेंगे, पर अभी भी हमारा बूट 3.5 बन रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे इस बूट हमें इस बूट को पहले रिपेयर करना होगा, क्योंकि अगर इसके बाद भी अगर आगे वोल्टेज बनेंगे तो भी हमें दिक्कत जाएगी, फोन ऑन भी होगा तो भी हमें फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी। पर हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि फोन पूरी तरीके से ओके हो और एक ऐसा पीसीबी ढूंढे जिसमें हमें कोई दिक्कत ना हो। पर मैं आपको सोल्यूशन भी बताते हुए चल रहा हूँ। यहाँ हमें करना ये है, सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को इसके दोनों तरफ से जीआर लेंगे, फिर हमें इसकी पावर आईसी, इसकी जो पीएम आईसी है, जो चार्जिंग आईसी है, उसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बीपीएच बन रहा है। इसका मतलब इसमें हमारा बी बस मिड तो पूरी तरीके से आ रहा है, पर अब हमें इसकी सारी सेंस लाइन चेक करनी होगी। अगर इसमें किसी भी सेंस लाइन में कोई दिक्कत होगी या आईसी की कोई दिक्कत होगी तो ये अपनी बेसिकली स्विचिंग करने के बाद भी बूट बनाता नहीं है। पर ज्यादातर ये जो फॉल्ट होता है ये आईसी से होता है। अब हम ये करेंगे, अब हम हमारी पीसीबी को चेंज करेंगे। तो हम इस पीसीबी पर काम अब नहीं करेंगे, हमें पता है कि इसमें क्या फॉल्ट है। अब हम एक दूसरी पीसीबी ले लेते हैं। देखिए, हमने एक दूसरी पीसीबी ली है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहां पर एक आईसी नहीं लगी है। ये आईसी आप देख सकते हैं, ये एक स्पीकर आईसी है। तो हम स्पीकर अगर नहीं भी चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बाद में भी लगा सकते हैं। पर चार्जिंग का बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उससे हमारा चार्जिंग या यूएसबी डीपीडीएम बहुत सारी दिक्कत है, हमें उस पर जा सकती थी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। पर इसके अंदर दोस्तों एपीटी भी नहीं लगी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो मैं इस वाले को भी नहीं लेना चाहूंगा। देखिए, इसमें आप देखिए एपीटी भी नहीं लगी है, तो इसमें हमारा नेटवर्क भी नहीं आएगा। अगर हम इसमें बेसिकली पर नेटवर्क लाने के लिए हमें एक ओरिजिनल आईएमईआई चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। पर हम ये चेक कर रहे हैं एक तरह से फन के लिए। आप ये करोगे, अपने पुराने सेट जो बेसिकली नॉन रिपेयरेबल हो चुके हैं, आप अपना ही आईएमईआई यूज कर सकते हो। बट आईएमईआई चेंज करना बिल्कुल इलीगल है दोस्तों, बिल्कुल मत करना। और ना ही एयरटेल टेलीकॉम ऐसा करने को बोलता है, तो डोंट चेंज द आईएमईआई। तो दोस्तों मैं इस पीसी में भी काम नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी स्पीकर आईसी जो कि स्मार्ट पीए निकला हुआ है और आपका एपीटी भी निकला हुआ है। आइए फिर हम किसी और बोर्ड को ढूंढते हैं। चलिए, ये हमें बोर्ड मिला है, यहां पर ये हमें सही लग रहा है। तो अभी फिलहाल हमारे हाथ में ये 3 बोर्ड है। इसमें आप देख सकते हैं वाटर डैमेज है। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये जो वाटर डैमेज है दोस्तों, अगर हम इस वाटर डैमेज वाले साइड पर काम करेंगे तो मे भी हो सकता है कि बाद में हमें किसी तरह के बहुत सारे इशू आए, स्लीप मोड पे जाना, या फोन में डिस्प्ले खराब आना, या नो डिस्प्ले आना, या लाइट का फॉल्ट, पता नहीं कहां कहां पानी जा सकता है। तो हम इसको भी हटाएंगे। हालांकि हम इसको भी रिपेयर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉलेज, एक कहते हैं ना, जब आपको रिपेयर करने का नॉलेज मिल जाता है तो आप किसी भी सेट को रिपेयर कर सकते हैं। बट हमें मैडनेस पे नहीं जाना है, फोन को रिपेयर करने के चक्कर में पूरा दिन खराब नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि अगर आप दुकान पे रिपेयरिंग करने से अलावा आप पागलपंती कर रहे हैं तो फिर आप गलत है। मेरे हिसाब से दुकान में हमें उतनी रिपेयरिंग करनी चाहिए जितने से हमें हम पैसा कमा सकें, और बाकी हमें सीखना और बाकी सब कुछ करना हमें रात में चाहिए, या वो टाइम पे चाहिए जब हम दुकान पे किसी कस्टमर का काम ना करें। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले सीखो फिर काम करो। तो चलो, तो हम इसको भी हटा देते हैं। अब हमारे पास ये 2 बोर्ड है, तो इस बोर्ड में, दोनों बोर्ड में से हम पहले ये वाला बोर्ड ले लेते हैं। तो अब हम पहले बीपीएच चेक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इस बोर्ड में एक यहां पर जो डुअल कॉइल है वो निकली हुई है, तो इसका मतलब है इसमें हमें डिस्प्ले नहीं मिलेगा। बट आओ इसमें वोल्टेज तो हम चेक कर ही लेते हैं साथ में। ये हम लगा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें सारे वोल्टेज मिल गए तो ये हम बाद में लगा भी लेंगे। तो चलिए, हमने यहां पे हमारा चार्जर लगा लिया है। अब हम देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले हम बीबस चेक करेंगे। बीबस एक डायरेक्ट है, शुरुआत हमें कहीं और से करनी है, बट ये वीडियो में मैं शुरुआत बीबस से कर रहा हूं। ओ, तो आप देख सकते हैं कि मुझे देखिए मेरा बीबस लगा हुआ है।
तो आप देख सकते हैं मुझे मेरा बीपीएच ही नहीं मिल रहा है। ये देखिए, अगर मैं अपने बीबस की बात करूं तो यहां पर आप देखिए, यहां पे 2 कैपेसिटर है। बीबस तो मुझे मिल रहा है पूरी तरीके से, और इवन मिड भी मेरा बन रहा है यहां पर। ये देखिए, ये बीबस है, ये मिड है, और पर मेरा जो बीपीएच है वो नहीं बन रहा। तो इसलिए इस बोर्ड पे हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि बीपीएच ना बनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं बीपीएच नहीं बन रहा तो हमारा किसी प्रकार का बूट भी नहीं बन रहा है। देखिए देखिए, हमारा ये बन रहा है बीबस, पर हमारा बीपीएच नहीं बन रहा है। ये देखिए, ठीक है, मिड बन रहा है पर हमारा बूट नहीं बन रहा है। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि बीपीएच ना बनने के कारण बहुत सारे होते हैं। पहले सॉर्टिंग हो सकता है, बीपीएच में सॉर्टिंग हो। दूसरा हो सकता है कि आपकी मेन पावर आईसी जो कि डीसी टू डीसी भी है वो आपकी खराब हो सकती है, क्योंकि बीपीएच उसी को बनाना है। तीसरा और कारण हो सकता है कि बेसिकली ये लीकेज हो सकता है, और या फिर मेन पावर आईसी के कोई भी एलडीओ आपके शॉर्ट हो सकते हैं। पर जनरली इस टाइम पे बीपीएच बनता पर अप डाउन बनता, अनस्टेबल बनता, पर यहाँ पे बीपीएच बन ही नहीं रहा है, तो हम इसलिए इस पर काम नहीं करेंगे। अब हम जाते हैं किसी एक और बोर्ड पे। लगता है कि इस बार मेरा मेरा ये जो वीडियो है ये पूरा होगा ही नहीं। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास एक आखिरी पीसीबी है। अगर इससे नहीं हुआ तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। चार्जर लगा लेते हैं। देखिए, बैटरी मैंने हटाई है, मैंने अपना ग्राउंड रखा हुआ है। सबसे पहले मैं बीपीएच चेक करूंगा। आप देख सकते हैं इसमें मुझे बीपीएच मिल गया है। फिर इसके बाद मैं यहां पर बूट चेक करूंगा। ये देखिए, इस बार मुझे बूट यहां पर मिल गया है। आप देख सकते हैं कि मुझे 8 वोल्टेज बूट पे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है मुझे अगले कदम जाना चाहिए। यहां दोस्तों हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमारी चार्जिंग आईसी स्विचिंग भी कर रही है और बूट भी जनरेट कर रही है। इसका मतलब हम बिल्कुल आगे जाएंगे। और अब हमारा अगला वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो अगला वोल्टेज हमें चेक करना है, क्योंकि इसके अंदर लगी है पीएमएल, तो हम चेक करेंगे वीआरईजी बॉब। और वीआरईजी बॉब हम पीएमएल पे चेक करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, बॉब चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है पहला और आखिरी कॉइल आपके बक एंड बूस्ट को छोड़ के, मतलब आपके डिस्प्ले दोनों को छोड़ के। तो ये पहला और ये आखिरी। अब इसमें हम यहां पर देखेंगे, देखिए ये तो रैम के अंदर जा रहा है, हमें एक एलडीओ जैसा ढूंढना है। ये देखिए, ये स्विचिंग, ये वापस, तो ये हमारा बॉब हो सकता है। इसके पास लगे कैप्स पे भी हम जाएंगे, और हम चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं VREG। जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए VREG बॉब खुद ब खुद यहाँ पे लाइन बन रही है। ये देखिए, ये सारा VREG का वोल्टेज है बॉब का। तो ये वाला कैप्स पे हम 3.3 वोल्टेज चेक करेंगे। आइए चलिए चेक करते हैं। अगर ये वोल्टेज हमें बनता है, देखिए इस कैप्स पे हम चेक करेंगे। ये देखिए, देखिए दोस्तों, मैं यहां पर इस कैप में चेक करूंगा, 3.3 वोल्टेज बन रहा है, स्टेबल है। इसका मतलब हमारा VREG बॉब एकदम ओके है। आगे बढ़ेंगे। अगर दोस्तों हमारा VREG बॉब नहीं बनता तो भाई उसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, VREG बॉब एक बक एंड बूस्ट सप्लाई है, जो कि आपकी पावर जो कि PML जो कि पावर सप्लाई कोर बनाती है। अगर आप वो नहीं बनती तो ऑब्वियस है कि आप PML पे काम करते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा मेन पावर तो एटलीस्ट हमारी पीपीएच बना रहा है, पर उससे भी पहले हमें उसका जो सिक्वेंस है हाई एलडीओ लो एलडीओ वो भी चेक करना पड़ता। पर ये कुछ बेसिक वोल्टेज है जहां हमें काम करने हैं। हम इससे पहले एक और सप्लाई चेक करते हैं जिसका नाम है फॉल्ट एन। मैं आपको बताता हूं यहां पर। देखिए,
हम एक और सप्लाई है जिसका नाम है फॉल्ट एन। ये देखिए फॉल्ट एन, हम जाते हैं अपने और यहां पर हम सेम फॉल्ट एन लिखते, ये देखिए आ गई, और ये सप्लाई हम यहां पर ढूंढते। तो फॉल्ट एन पीएम के द्वारा पीएमएल पर आने वाली एक सप्लाई है, जो बेसिकली आप एक टीपी पर यहां पर देख सकते हैं। अगर बहुत सारे सेटों में ये विदाउट टीपी भी होती है, मतलब सिर्फ इनडायरेक्ट हम बात करें तो आईसी टू आईसी, तो हम इस टीपी पर 1.8 वोल्टेज सी सप्लाई देखेंगे। तो देखेंगे 1.3 1.8 क्या हमें वोल्टेज देखने को यहां पर मिलता है, 1.5 1.6 1.7 क्या, ठीक है। क्योंकि हमारा बॉब बन रहा है तो इसका मतलब फॉल्ट एन भी हमारा बन रहा होगा। आइए चेक करते हैं। क्योंकि अगर हमारा बॉब नहीं बन रहा होता तो हम यहाँ पे फॉल्ट एन की सप्लाई चेक करते हैं, जो कि हमारा ये टीपी है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं अभी 1.2 वोल्टेज बन रहा है। तो ये जो 1.2 वोल्टेज है ये हमारा फॉल्ट एन सप्लाई है, जो कि एक तरह का एक इनेबल सप्लाई है, ठीक है। जो बताता है बेसिकली, हाँ भाई, कि अगर किसी भी प्रकार का, देखिए फॉल्ट एन एक तरह से एक इग्नेबल सिग्नल है जो पावर से पीएमएल की तरफ आता है। चलिए दोस्तों, अब हम यहां पर ये सप्लाई हम चेक कर चुके हैं, अब हम आगे की ओर जाएंगे। अगर ये सप्लाई चेक करने के लिए आपको पीएम भी चेक करना पड़ेगा और पीएमएल भी चेक करना पड़ेगा। अब हम इसके बाद जाएंगे पीएम के कुछ एलडीओ चेक करेंगे। देखिए हमारे एमएमसी लगने से पहले हमारा पावर कुछ एलडीओ बनाता है, जैसे एक हाई एलडीओ, एक लोअर एलडीओ, दो सीपीयू बेसिकली। तो दो सीपीयू मतलब दो अलग अलग, वो मॉडर्न भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सीपीयू पे जाने वाला बग तो मैं सीपीयू बग बुलाता हूं, एक समझने की प्रक्रिया है मेरी, ठीक है। तो जैसे हम अच्छा, देखिए अब हम जाएंगे पीएम पर, जहां पे हम एक हाई एलडीओ, एक लोअर एलडीओ, दो सीपीयू बग पे काम करेंगे, क्योंकि हमारे ये पीएम का सारा हमारा फंक्शन ऑन होना चाहिए। हम सीक्वेंस की बात करें तो बेबी हमारा क्या पहले ऑन होगा क्या बाद में होगा, ये तो आप हमसे जब मिलेंगे तब हम आपको बहुत विस्तार में बताएंगे। पर यहाँ हम अगर रिपेयर करने की भाषा की बात करें तो ये लाइनें हमें सबसे पहले ढूंढनी है। हाई एलडीओ 2.0 और लोअर एलडीओ 1.3 1.2 या दो सीपीयू बग। व्हाट इज सीपीयू बग? जो सीपीयू में जाए, अब वो मॉडर्न भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनेबल हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें चेक करना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, हम हमारे यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें से हमारा एक कॉइल, ये जो कॉइल है जहां पे आपको माउस दिख रहा है, यहां पर ये कॉइल हमारा हाई एलडीओ है, ये लोअर एलडीओ है, और ये यहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दो सीपीयू बग मिलते हैं। अगर दो मिल जाते हैं तो समझिए कि हमारा पावर एक तरह से पूरी तरीके से ओपन है, क्योंकि इसमें से दो ऐसे हैं जो बग है जिनमें एपीसी बुलाते हैं, जो हमारे वाइब्रेट होने या ऑन होने के बाद ही बनते हैं। तो फिलहाल अभी तो हमारा इसके अंदर एक हायर, एक लोअर और दो सीपीयू बग हमें मिलने चाहिए। आइए हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बिटमैप पे जाएंगे और ये यहां पर हम लोअर, यहां इस कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे लो हाई एलडीओ। चलिए तो आपको हाई एलडीओ ढूंढने आना चाहिए, जैसे मैंने ढूंढा वैसा आपको आना चाहिए दोस्तों। यही रिपेयरिंग होती है, सीखने का तरीका होता है। देखिए यहां पर मुझे कितने वोल्टेज मिलने, दो स्टेबल मिलने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा लोअर एलडीओ है, आप देख सकते हैं कि यहां पे ना ये एमएमसी में जा रहा ना सीपीयू में जा रहा, वापस पावर के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये एक एलडीओ है। तो हम यहां पर इन दो कैपेसिटर में अब लोअर एलडीओ चेक करेंगे। आइए देखें, देखिए 1.3 लोअर एलडीओ, ये भी हमारा ओके है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब
हम इसके बाद दो सीपीयू बग देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद ये देखिए, ये है हमारा सीपीयू बग। जो सीपीयू के अंदर जाता है हम उसको सीपीयू बग बुलाते हैं। ये कहने की बातें हैं कि हम हर सीपीयू बग को भी समझ सकते हैं और वैसे भी काम कर सकते हैं, बट हमें काम करना है हम, क्योंकि बहुत सारे सेटों में जब डायग्राम नहीं होगा तो आपको काम करने में बहुत दिक्कतें जाएंगी। यहीं आपको खेलना है अपने माइंड के साथ, अपने लॉजिक के साथ। तो सबसे पहले हम सीपीयू बग की बात करेंगे। ये देखिए, ये इन दो कैपेसिटर में मिलना है। तो ये सीपीयू बग हमारा मॉडेम का सीपीयू बग होता है। हम इसको चेक करेंगे। ये कैपेसिटर पे तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सीपीयू बग पे। देखिए देखिए, हाई एलडीओ हो गया, हाई एलडीओ हो गया, लोअर एलडीओ हो गया। अब हमें सीपीयू बग पे जाना है। देखिए, इसके अंदर जो सीपीयू बग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीपीयू बग वो होता है कि जब आप स्विचिंग के नेक्स्ट अगले वाला सिरे को टच करते हैं तो वो आपके पावर के अंदर जाता है। इसका मतलब ये पावर एलडीओ है। जब आप इसके दूसरे सिरे को टच करते हैं और ये सीपीयू में जाता है, इसका मतलब ये एक सीपीयू बग है। तो हम एक इस सीपीयू बग को चेक करेंगे और एक हम इस सीपीयू बग को चेक करेंगे। तो एक इस कैपेसिटर को, एक इस कैपेसिटर को, और एक हम इन दो वाले को चेक करेंगे, एक इस कैपेसिटर। तो ये एक, ये एक, ये एक, ये मतलब एक ये और एक ये। आइए चेक करते हैं। देखिए, यहां पर एक ये वाला ये है, ठीक है। आप देखिए, अभी तो हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ये मॉडेम भी हो सकता है मॉडेम हमारा ऑन होने के बाद हो और हो सकता है यहां वोल्टेज ना भी बन रहा हो। ये वाला चेक करेंगे। ये देखिए, यहां बन रहा है 0.8, तो ये सीपीयू बग बन रहा है। इसका मतलब सीपीयू हमारा रिस्पॉन्स दे रहा है, फीडबैक भी हमारा ओके है, और यहां पर बेसिकली पावर हम पूरी तरीके से ओके बोलेंगे। और एक इन दोनों की कहानी की बात करें, जो कि हम यहां पे चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, हम चाहें तो इस कॉल पे भी चेक कर सकते हैं। हमें सिर्फ इस पेस्ट को थोड़ा सा हल्का सा घिसना है। ये देखिए, देखिए यहां पर भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा। कुछ कॉइल ऐसे होते हैं जिनको एपीसी 1 कहते हैं, जो कि ऑन होने के बाद एक्टिव होते हैं या वाइब्रेट होने के बाद एक्टिव होते हैं। ये हमारा ऑन हो रहा है, ये एपीसी 0 होगा, और यहाँ पर ये हमारा ये ऑन हो रहा है, पर ये हमारा ऑन नहीं हो रहा। ये मॉडेम का है। तो हो सकता है ये मिमसी लगने के बाद प्रॉपर तरीके से ऑन हो, या हो सकता है कि ये सेट हमारा ऑन होने के बाद ही ऑन हो। तो ये हमारा मॉडेम का भी हो सकता है। बट हमें इससे अब यही बात तो हमें समझनी है, यही बात तो हमें समझनी है कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीवो रियलमी के सेट आएंगे जहां हमारे को पता ही नहीं होगा कौन सा। आज मैं किसी भी डायग्राम को खोल के कोई भी कॉइल का नाम ले दूं तो आपको अभी पता चल जाएगा, पर अभी कैसा पता चलेगा कि किसी दूसरे सेट में ये कॉइल कहाँ लगी है। तो इसलिए हमें इसको लॉजिक के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो हमारा अगर इसमें सीपीयू बग बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी चीजें सही हैं, हम इस पर आगे जा सकते हैं। चलिए, सीपीयू बग, मैंने एलडीओ बग नहीं कहा, मैंने हाई एलडीओ लोअर एलडीओ बग नहीं कहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीपीयू बग, ठीक है। हाँ, हो सकता है उसके बाद में किसी तरह की दिक्कत जाए, डिस्प्ले का आ रहा है, कोई भी आए, आ सकता है, बट अभी हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हम अपना अगला चरण पे जाएंगे और इसके बाद हम अपने पीएमएल को चेक करेंगे, जिसके अंदर एक लोअर एलडीओ, एक रैम का, एक बॉब और सीपीयू बग बनना चाहिए। देखिए, पीएमएल में डिस्प्ले और लाइट को छोड़ो तो एक रैम, एक बाकी आपका एक ये दो सीपीयू बग, एक ये और एक एलडीओ और एक बॉब। चलिए देखें। और अगर नहीं बने तो हमें इसके लिए पहले पावर और फिर हमें
सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। देखिए देखिए दोस्तों, यहां पर हमें 1.1 मिल रहा है, दैट मीन ये रैम एलडीओ है। यहां पर हमें 0.9 मिल रहा है, ये हमारे सीपीयू के बग का है। यहां पर 0.8 मिल रहा है, ये हमारे सीपीयू के बग का है। यहां हमें 0.8 मिल रहा है, ये हमारे सीपीयू के बग का है। और यहां हमें लोअर एलडीओ मिलना चाहिए 1.0 समथिंग या 0.9 समथिंग। यहां हमें नहीं मिल रहा कुछ भी। और ये हमारा बीओबी बॉब है, ठीक है। 1.9 मतलब एक हाई एलडीओ। इसी वजह से हमें, क्योंकि ये स्विचिंग कर रहा है, तब जाके हमारा ये बीपीएच वीआरईजी बॉब बनता है। तो घुमा फिरा के बात करो तो हमारे सीक्वेंस में आएंगे, तो ये हमें पहले चेक करना है। बट अभी हमने वीआरईजी बॉब को चेक किया, क्योंकि अगर हम वो चेक करते हैं तो हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यही तो चीज है दोस्तों, यही तो खेलना है आपको पूरी तरह के स्किल के साथ। देखिए मैंने चार्जर निकाल के वापस लगाया तो ये मेरा बन गया, डेट मीन मेरा पीएमएल एक्टिव है। आइए आगे बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक रैम एलडीओ की बात करेंगे, क्योंकि इस सेट के अंदर एक रैम एलडीओ आईसी लगी हुई है जो कि 0.6 वोल्टेज बनाती है, जो कि है ये इस आईसी की, एक मिनट मैं आपको दिखा दूं, आई एम सॉरी मैंने आपको दिखाया नहीं। एक रैम एलडीओ की बात करेंगे और इसके अंदर एक रैम एलडीओ आईसी लगी है, जो कि आईसी ये है। हमें ये वोल्टेज चेक करना होगा। इसका जो वोल्टेज है वो 0.6 होता है। ये देखिए, ये हमारे रैम के अंदर जाता है जनरली, और सीपीयू में भी जाता है। यहां से एक रजिस्टर लगा है और ये रैम के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये आईसी पर हम 0.6 देखेंगे, 0.5 देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है रजिस्टर पे। चलिए देखिए हमें वोल्टेज आ रहा है 0.5, इसका मतलब है ये आईसी एक्टिव हो रही है। अब दोस्तों इसके बाद हमें जो देखना है, हमें देखना है ईडीएल मतलब इमरजेंसी डाउनलोड वाला 1.8 वोल्ट, ठीक है। ईडीएल वोल्टेज हम ढूंढने के लिए हम गूगल का भी यूज कर सकते हैं। तो हमें यह करना है कि हम लिखेंगे मॉडल नंबर ईडीएल पॉइंट। अब ध्यान देना, जिस सेट के अंदर ईडीएल पॉइंट नहीं होता उस पर आपको ये बाईपास करना है, आगे बढ़ना है। हालांकि कॉलकम में ईडीएल पॉइंट हर एक में होता है, बट उसको ढूंढना आना चाहिए, क्योंकि ओप्पो वीवो के अंदर वो एक फोर्स यूएसबी बूट करके टीपी मिल जाता है, या एक मॉसफेट के थ्रू आपका बेसिकली रुक जाता है, क्योंकि उसको हम वॉल्यूम अप और डाउन में यूज करते हैं, जिसमें बेसिकली हम वॉल्यूम अप यूज करते हैं। चलिए, तो इसके अंदर जो हमारा ईडीएल पॉइंट है, यहां पर वो ये 2 पॉइंट यूज किया गया है। मतलब हमें यहां पर ये पॉइंट, जिसमें हमें यहां पर 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, और ये पॉइंट हमारा सीपीयू से कनेक्ट होता है, जिसको हम फोर्स यूएसबी बूट कहते हैं। तो हम यहां पर 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं 1.8 वोल्टेज भी आ रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिन सेटों के अंदर अगर आपको ईडीएल पॉइंट मिल जाते हैं तो आपको उनसे पहले के जितने भी सारे वोल्टेज है आप अगर नहीं भी ढूंढे तो भी चलेगा, क्योंकि ईडीएल के बाद आपका बेसिकली पोर्ट तो बनना ही चाहिए, और नहीं बने तो आपको काम सीपीयू एमएमसी पे ही करना है। चलो अब हम ये समझ गए, तो पोर्ट यहाँ ईडीएल बन रहा है। अब हम इसका पोर्ट चेक करेंगे। आइए हम सबसे पहले इसका पोर्ट चेक करते हैं। तो हम इस फोन को यहां से निकालते हैं और
में जो कंप्यूटर के वायर है उसमें इसको कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, और आपको अब मॉनिटर पे लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या इसका पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है करके। ये देखिए दोस्तों, यहां पर ये अपना पोर्ट बना रहा है, ये आप देख सकते हैं यहां पर कॉलकम बनकर आया है। अब मैं इसको हटाऊंगा तो ये पोर्ट भी हट जाएगा। देखिए दोस्तों, हट गया। तो हमें फाइनली एक पीसीबी मिल गई है जहां हम एमएमसी को लगा सकते हैं, और जितना मैंने चेक किया उतने हिसाब से हमारा फोन ऑन हो सकता है। बट इसके लाइट सेक्शन और डिस्प्ले सेक्शन में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी हमने वो चेक नहीं किया है। चले, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा एमएमसी का हम बेसिकली फंडामेंटल कैसे यूज करें। अब हमें, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि एमएमसी कौन सी लगनी है, आइए हम इसको शुरू करते हैं। कंफर्टेबल एमएमसी को किस तरीके से यहां पर अब लगाई जा सके। तो चलिए, अभी हमने क्या किया, हमने तो आपको पहले पार्ट में ये पूरा वोल्टेज का थोड़ा बताने की कोशिश की है, और ये हमने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप एक बोर्ड को ओके देख सकते हो कॉलकम के अंदर। ठीक है, इस तरह के वीडियो आप यूट्यूब में ना के बराबर देखोगे। अब हम दूसरे पार्ट में जाते हैं, कॉलकम एमएमसी चेंज। कॉलकम एमएमसी चेंज एक बहुत बड़ी प्रोसेसर है। आपको कंफर्टेबल एमएमसी चाहिए होती है, उसको आपको फॉर्मेट करना होता है, नैन टेस्ट करना होता है, ताकि उसके अंदर किसी प्रकार का बूट 1 बूट 2 कोई डैमेज ना हो। आपको ऐसा ना हो कि आप बूट 1 राइट कर रहे हो और राइट ही नहीं हो रहा है और राइट एरर आ रहा है। फिर आपको आरपीएम भी क्लीन करना है उसका, क्योंकि उसकी हेक्सा आईडी हमें 0 करनी है, लॉक अनलॉक करनी है एक तरह से उसको। उसमें किसी भी प्रकार की पुरानी आरपीएम की नहीं होनी चाहिए। जो भी होगा नया काउंटर अब नया बनेगा। ठीक है, ईएसटी सीएचडी राइट करेंगे। ईएसटी सीएचडी एक्सटेंशन आपका कार्ड स्पेसिफाइड डाटा रेट होता है, डाटा होता है जिसके अंदर बेसिकली हम फोन पोर्ट बनाता है। ईएसटी सीएचडी राइट करने के बाद हम फिक्स ऑन बोर्ड, बोर्ड में हमारा ये कॉलकम का पोर्ट बनाएगा, और जो हमारा आपका 38x38 होता है, 0/38 होता है। ठीक है, कॉलकम के अंदर। फिर इसके अंदर हम इंजीनियरिंग फाइल फ्लैश करेंगे। इंजीनियरिंग फाइल फ्लैश करना क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना हमें इंजीनियरिंग चेंज फाइल देना है। इंजीनियरिंग चेंज फाइल, एमएमसी चेंज फाइल, एमएमसी एमएमसी चेंज फाइल बेसिकली हमारी, तो इसके अंदर हमें एमएमसी चेंज फाइल देना है। एमएमसी चेंज फाइल बेसिकली अपने फोन को स्लीप मोड में उसमें डालो, क्या बोलते हैं, हाँ, तो एमएमसी चेंज फाइल बेसिकली जिसमें हमारा डॉट डेव कॉन्फ़िगरेट फाइल होती है, जिससे हमारा फाइल चेंज होता है, तो हमें वो फाइल देनी है। देखिए, इसमें हमें है ना इंजीनियरिंग फाइल फ्लैश करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग फाइल फ्लैश नहीं करेंगे तो ये होगा कि हम उसकी सिक्योरिटी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। हमें उसकी सिक्योरिटी रिपेयर करनी है तो हमें उसका बेसबैंड आईएमआई सब डालना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो एक स्क्रैप पे बनाया गया है और हमारे पास आईएमआई नहीं है, तो हम उसकी सिक्योरिटी रिपेयर नहीं करेंगे। ये आपको अलग से सीखनी होगी। ठीक है, आरपीएमपी की हमें जनरेट करना होगा। आरपीएमपी की जनरेट करने का क्या रीजन है? आरपीएमपी की अगर हम जनरेट नहीं करते हैं तो हमारा काउंटर अपडेट नहीं होगा और ये सेट फिर से डेड हो सकता है या अपडेट नहीं होगा। ग्लोबल फाइल को फ्लैश करेंगे, डन। सो अभी हम मोटा मोटा क्या करते हैं, फोन को ऑन करने के लिए, ये देखने के लिए कि हमारी जो पीसीबी है वो ओके है कि नहीं है, हम कंफर्टेबल एमएमसी ले लेते हैं, आरपीएम भी क्लीन करते हैं, ईएसटी सीएचडी राइट करके हम उसी में फ्लैश 64 में भी हम अपनी इंजीनियरिंग फाइल को फ्लैश कर सकते हैं विद एमएमसी चेंज के साथ। और उसके बाद ये फिक्स ऑन बोर्ड करके हम देखेंगे कि फोन हमारा कंप्लीटली ऑन होता है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कन्वर्टेबल आईसी देखना है। देखो, कन्वर्टेबल आईसी आप यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कैसे बता सकता हूं, हमने यहां पर है ना फोन माइक्रो डीबी खोल के रखा है, उसके अंदर हमने है ना इस तरह के है ना हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। ये देखिए, फोन माइक्रो डीबी आपको खुलना है, इस तरह के मॉडल नंबर आपको सेलेक्ट करना है। ये नोट 5 प्रो है और इसके अंदर ये सारी जो स्पेसिफाई आईसियां आ रही हैं, ये सारी आईसियां आपकी आप बेसिकली लगा सकते हो, मैचेबल है आपके नोट 5 प्रो के अंदर, क्योंकि मॉडल हमारा ये है। आपका जो मॉडल होगा आपको उस मॉडल के अकॉर्डिंग जाना है। इसके भी अलावा अलग तरीके हैं जिससे हम अपनी एमएमसी को कंफर्टेबल एमएमसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फाइंड आउट तरीका मैंने आपको बता दिया, इसका नाम है फोन माइक्रो डीबी। जब आप क्लास पढ़ेंगे पूरी तरीके से हमसे, तो मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, कहां से इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम मॉडल नंबर ढूंढते हैं, सारी चीजें। तो उसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूं फिर। अब हम इसको बोर्ड पे लेके चलते हैं माइक्रोस्कोप में। तो देखिए, ये हमारा एमएमसी है
और मुझे एक एमएमसी चाहिए, तो मैं एक एमएमसी फाइंड आउट करता हूं और आपको लाके दिखाता हूं, और जिसमें फिर मैं यही एमएमसी को इसके अंदर लगाऊंगा। बट इस एमएमसी को इसके अंदर लगाने से पहले मुझे इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा, और प्रोग्राम करने के लिए मुझे उसकी फाइलें डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आइए चलिए उसकी फाइलें डाउनलोड करते हैं। देखिए, हमें यहां पे लिखना है रेडमी नोट 5 प्रो एमएमसी चेंज फाइल। देखिए, ये फाइल है, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इनको कोई बना रहा है, तो आप इनको समझ सकते हैं। ये फाइल आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये कोई भी टीचर घर पे बैठ के नहीं बनाता है। ये सारी चीजें ऑलरेडी जो कोडर होते हैं वो बनाते हैं, बस आपको वेबसाइट, सही वेबसाइट चुननी है। जैसे गिव मी योर रूम में भी डली है यहाँ पर एमएमसी चेंज फाइल एंड इंजीनियरिंग। ये देखिए, नोट 5 प्रो, यहाँ पे एमएमसी चेंज फाइल 100% बैटरी फॉर सैमसंग एमएमसी दिख रहा है यहाँ पर। ये आपकी 2 GB की है। और यहां पर आपको नोट 5 प्रो की डेव CFG मतलब डेव कॉन्फ़िगरेट डॉट एम्बियन फाइल मिल रही है। इस फाइल को अगर आप फ्लैश फाइल में भी डाल देंगे तो भी वो इंजीनियरिंग चेंज फाइल हो जाएगी, तो भी आपका फोन ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी इंजीनियरिंग इमेमसी चेंज फाइल है यहां पर। ये आपकी इमेमसी चेंज फाइल है, क्योंकि इमेमसी चेंज फाइल आप नहीं डालेंगे तो आपका साइट ऑन नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक एमएमसी ली है कंफर्टेबल। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मैचेबल एमएमसी है जो हम अपने सैमसंग नोट 5 प्रो में लगा सकते हैं, जिसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसको मैंने नोट 5 प्रो में फोन माइक्रो डीवी से इसको लिया है। ठीक है, और ये हमने रिबोल करके रखी हुई है। आइए अब इसको प्रोग्राम करेंगे हम। तो इसको प्रोग्राम करने के लिए हम फ्लैश 64 में जाएंगे, और अब इसमें हम आईसी को पहले इसमें कनेक्ट कर देते हैं। हेलो, हेलो। तो चलिए, हमने ना आईसी को कनेक्ट कर लिया है, और हम इस आईसी को अब यहां से कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए आईसी हमारी सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। अब इसमें हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले यहां पर अगर मोटा मोटा देखें, यहां पर हमारे आईसी का बूट एनेबल नहीं है, हमें इसका बूट एनेबल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आईसी पोर्ट नहीं बनाएगी, किसी भी तरीके से बूट ही नहीं करेगी। और इसका आप आरपीएम की देख सकते हैं, बिल्कुल आपका आरपीएम की 0 है, और ऑथेंटिकेट की नॉट प्रोग्राम, मतलब इसके अंदर काउंटर बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी चीज, आप इसकी लाइव देख सकते हैं, तो इसकी लाइव भी बिल्कुल ओके है, 0 से 10% है, नॉर्मल है। और अब हमें इसके पार्टीशन देखना है, तो इसके अंदर जीपीटी पार्टीशन नहीं है, तो हमें इसका जीपीटी पार्टीशन बनाना है, और हमें इसके अंदर हमारी एमएमसी फाइल भी डालनी है। तो चलिए अब इसको करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम इसका बूट इनेबल करेंगे। देखिए, बूट इनेबल करने के लिए हमें यहां पे प्रोविजन पे जाना है, और यहां पे कॉलकन 2 सिलेक्ट करना है, और उसको राइट कर देना है। अब इसका हमने बूट इनेबल कर दिया है। और हम इसको बोर्ड में फिक्स नहीं करेंगे, हम क्योंकि फ्लैश 64 में स्पीड बहुत अच्छी होती है। हम पार्टीशन में जाएंगे और यूजर में जाएंगे। हमारी फ्लैश फाइल जो इमेमसी की फाइल है हमारी, अच्छा वो फाइल की लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई पासवर्ड भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, डाउनलोड में हमें हमारी फ्लैश फाइल एमएमसी, और यहां पर हमें टाइप चुनना है एक्सएमएल।
तो अब हमें सबसे पहले इसकी जीपीटी तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए हम जीपीटी पे टिक करेंगे। देखिए हमने इसकी जीपीटी राइट कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर जो इसके जीपीटी पार्टीशन है वो आपको मिल जाएंगे, जिसके साथ हम इसको फ्लैश भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे यूजर में जाना है, इसकी फ्लैश फाइल में जाना है और इसकी जो एमएमसी चेंज फाइल है उससे हम इसको फ्लैश कर देंगे, मतलब राइट कर देंगे। तो चलो अभी हमारा फ्लैशिंग हो चुका है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या ओएस पूरी तरीके से आता है कि नहीं आता है। तो यहां पर आप देखिए हमारा जीपीटी पार्टीशन बन गया है, ओएस बन चुका है। अब यहां पर हम एफआरपी के लिए इसको हम क्लिक कर देंगे, फॉर्मेट एफआरपी। और अभी हमारा क्या क्या हमें चेक करना है आईसी को बोर्ड में लगाने से पहले, तो मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूं ताकि आप लोगों से गलती ना हो अगर आप इसको बिना सीखे कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका जीपीटी पार्टीशन यहां पर, अगर आप सिर्फ सनराइज मतलब अगर आप सिर्फ ईएसटी सीएसडी डाल के कर रहे हैं तो आपको फिर पूरा फ्लैश करना पड़ेगा। आपको ये चेक करना है क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको चेक करना है। आपको चेक करना है आपके काउंटर 0 होने चाहिए। आपको चेक करना आपकी हेल्थ आपकी 0 से 10% होनी चाहिए, मतलब आपका हेल्थ बिल्कुल ओके होना चाहिए। ठीक है, आपका बूट इनेबल होना चाहिए। तो बेसिकली हमारा पूरा ओके हो चुका है, आप देख सकते हैं यहां पर बूट भी हमारा इनेबल है। चलिए अब हम इसको बोर्ड में लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा स्क्रैप चालू होने की कंडीशन में होता है कि नहीं होता है। तो हमने बोर्ड लगा दिया है। अब हम इसका एक डिस्प्ले लगा के टेस्टिंग करते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। ठीक है, तो ये जो पूरा वीडियो था ये आपको एक नॉलेज देने के लिए था, एक एजुकेशन पर्पस पे था कि आप चाहो तो आप अपने स्क्रैप का भी एक सही यूज़ कर सकते हो, बट आपको स्टोरेज होनी चाहिए इसके लिए और आपको बोर्ड के हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपको अगर बोर्ड के हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है तो फिर आप ये नहीं चेक कर पाओगे कि फ़ोन आपका पर्टिकुलर कौन कौन से एलडीओ बन रहे हैं, कौन कौन से बग जनरेट हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो हो सकता है कि आपका एक आप डैमेज बोर्ड में सिर्फ ऑटो पोर्ट बनने के बाद भी अगर आप एमएमसी लगाओ, यूएफएस लगाओ, एमएमसी लगाओ तो काम नहीं होगा।
ठीक है। बाकी यूएफएस में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉलकम में हम यूएफएस चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें नया सीपीयू चाहिए होता है, बट बाकी वो में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा सब कुछ समझना है तो आप मेरा एक ऑनलाइन कोर्सेस है, इसके बाद मैं दिखा देता हूँ, आप उसको जाके परचेस कर लीजिए। उसमें मेरा ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि मैं आऊँगा और इस तरीके से कुछ वीडियो डालूंगा, मतलब वीडियो आपके साथ में आऊँगा 8 बजे और 1 घंटा आपको पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं। मैं मेरे जितने भी ऑफलाइन के पूरे क्लासेस के ऑफलाइन के वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। आपको ये ऐसा लगेगा कि आप मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, और हज़ारों लोग, मतलब 10,000 से ऊपर लोग उसको इनरोल कर चुके हैं, अभी तो 14,000 से ऊपर कर चुके हैं। दूसरा, आप उसमें 2,500 के ऊपर वीडियो देखेंगे अनलिमिटेड, और अगले 11 महीने तक का मैं अपडेट उसमें डालूंगा। अगले 11 महीने जो भी मैं क्लास में पढ़ाने वाला हूँ वो उसमें डालूंगा। उसके अंदर 4G 5G सब कुछ मिलेगा। तो उसके अंदर फ्लैश 64 मिलेगा, EasyJetec मिलेगा, UEFI मिलेगा, और नॉर्मल फ्लैशिंग मिलेगी जिसमें सॉफ्टवेयर करना भी बताया गया है एकदम बेसिक से। तो जो बेसिक से बिल्कुल सीखना चाहते हैं, और या जो बिल्कुल एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं टीचर वाला कंटेंट, वो जाके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप पहले इंस्टॉल कर लें, एसर टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करके, ठीक है। ये आपको बेसिकली एंड्रॉयड में मिल जाएगी। iOS में आपको क्लास पर डाउनलोड करना पड़ेगा और एक कोड आपको मिलेगा। तो वो आपको तरीका मैंने नीचे लिंक में डाल दिया है कि हाउ टू इंस्टॉल ऑन iOS, तो आप वो लिंक में जाके देख लेना, और हाउ टू इंस्टॉल ऑन एंड्रॉयड, दोनों लिंक मैंने डाल दिए है। बाकी वो कोर्स आप परचेस कीजिए, उस कोर्स के अंदर आप आज ही से एजुकेट होना चालू कर दीजिए। जैसे कि आपने देखा कि इस एक वीडियो से आपने इतना सब समझा, सीखा, और मैंने एक रॉ एडिट वीडियो डाला, तो आप उस वीडियो से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मतलब वो तो खैर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनर और आपको प्रोफेशनल टेक्नीशियन बना देगा, ठीक है। अभी ये बूटिंग हो रहा है। एंड स्किल, तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना इसे टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फुल फ्रेडी में फंस रहे हैं, या आपने आईसीयू पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए, और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फुल फ्रेडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएनसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, तो वीडियो कोर्स है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एसी टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ाया है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू से क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो
क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली ये देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में। तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।